गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑलराइट, ओके। सो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था न्यूटन का पहला लॉ। एंड सेकंड लॉ हमें ये कहता है, क्या कहता है सेकंड लॉ, कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ रेट of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, okay। ये applied force के directly proportional होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज। अगर हमें इसे समझना है, हमें याद नहीं करना है, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि जैसे सपोज़ कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी है, तो वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, विद टाइम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसने जैसे बोला है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट मान लिया, तो वेट किसी का टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या है कि टाइम के साथ मोमेंटम का क्या चेंज आया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसकी पहले जो वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, वो कितनी है, दैट इज़ इक्वल्स टू यू, राइट। और हमने ना इसको क्या किया, हमने, या उसे बाद में देखेंगे, हमने यहाँ इसकी बाद की जो वेलोसिटी है, फाइनल जो वेलोसिटी है, वो कितनी है, वो कितनी है v, राइट। तो अच्छा, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मोमेंटम, राइट। तो देखो मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो इसका बॉडी का सेम रहने वाला है, पहले भी m है, बाद में भी m है। तो पहले जो मोमेंटम है वो कितना आ गया, इनिशियल मोमेंटम mu आ गया। और जो मेरा फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना आएगा, mv, राइट। अब देखो चेंज, पहले हम पढ़ते हैं चेंज, किसका चेंज, डेफिनेशन के हिसाब से किसका चेंज है, मोमेंटम का चेंज है, राइट। मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो चेंज आया है, वो जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, फाइनल वैल्यू में से मैं इनिशियल वैल्यू माइनस करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वेट पहले 50 किलो था, राइट, और अब वो 100 किलो हो गया है, या 70 kg मान लेते हैं, तो कितने का चेंज आएगा, 20 का ना। कैसे पता चला, जब हम 70 में से 50 को माइनस करेंगे। तो ये हमारा mv माइनस mu हो गया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, राइट, चेंज इन मोमेंटम। and now we have change in momentum, right, and now we want to understand rate of change of momentum, rate of change of momentum। देखो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में इट इज़ mv, क्योंकि चेंज तो यही है, mv माइनस mu ओवर t, राइट, टाइम के साथ जो चेंज आया है। तो अब ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी वेलोसिटी u से भी अपने आप हो जाएगी, हमने इसमें क्या लगाया है, अपने आप से एक फोर्स लगाया है, उस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये कह रहा है कि जो भी हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, या जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि F इज़ इक्वल्स टू, मैंने मान लिया कि ये जो, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे अगर A मेरी क्वांटिटी है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B के है, तो इस डायरेक्टली का ही मतलब है डायरेक्ट, कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। जो A बढ़ेगा वैसे ही B बढ़ेगा, A ट्वाइस बढ़ेगा तो B भी ट्वाइस बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो F इज़ इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने लगाया K, दिस इज़ mv माइनस mu ओवर t, राइट। अभी मैं मान रहा हूँ कि K जो है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के मैंने इसको के लिखा है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया, ये 1 है। तो F इज़ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू ओवर टी, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारा आया है ये क्या आया है, F इज़ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू ओवर टी। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, m इज़ कॉमन, राइट, v माइनस यू ओवर टी। ओके ओके। सो अब हमने ना पहले मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो यानी कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑलराइट, किसी को भी कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है मैसेज करके, मैं उसको बता दूँगा। ओके, ऑलराइट। सो अब हम कह सकते हैं कि यानी कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, कि मैं क्या कैसे पता करूँगा उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो इट इज़ इक्वल्स टू फोर्स ओवर मास। ओके, आई होप कि ये सबको समझ आया होगा। किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखो हर एक चीज़ की इतनी यूनिट होती है, हर एक क्वांटिटी को जिसको मेजर कर रहे हैं, मतलब तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई बोले कि भाई 1 न्यूटन का फोर्स कब लगेगा। देखो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है सीखनी, कि हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फोर्स लगेगा ये मेरा 1 न्यूटन कब लगेगा, ये मेरा 1 न्यूटन तब लगेगा जब मेरा मास कितना होगा, 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना होगा एक्सेलरेशन होगा मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तभी 1 × 1 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स sorry which when acting on a body of mass 1 kg, right, of mass 1 kg and produces, कौन प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज़ ना फॉर एग्जांपल हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, राइट। तो बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद बॉडी यहाँ थी और बॉडी यहाँ पे आ गई। बट व्हाट इफ़ अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉडी पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो बॉडी इधर आ जाएगी। तो जस्ट कीप रिमेंबर दैट वन थिंग कि वेन एवर वी आर अप्लाइंग फोर्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन का सपोज़ फॉर एग्जांपल F1 हमने इधर लगाया और F2 हमने इधर लगाया, तो F1 जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। ओके, ये जो फोर्स है दूसरे वाला ये पहले वाले के नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, F2 बेसिकली, F2 इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। इसके बाद we have some applications of the Newton's second law. All right, we have some applications of Newton's second law. All right, so the first application is cricket ball. जैसे हमने देखा होगा कि what cricketers do, for example there is, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, राइट। यहाँ से एक बैट्समैन ने बॉल को 6 मारने के लिए मारा, बॉल यहाँ पे आई है एंड समहाउ कोई क्रिकेटर यहाँ पे खड़ा है एंड ही वांट्स टू टेक कैच। बॉल बहुत स्पीड से आ रही है, तो व्हाट ही विल डू, सपोज़ यहाँ पे उसके हैंड्स हैं, तो वो क्योंकि कैच करना चाहता है तो वो हैंड्स को क्या करेगा, पीछे लेके जाएगा। नाउ हैंड्स जो यहाँ पे थे वो मान लिया बाई चांस उसने टाइम के साथ यहाँ पे ले आया। वो ऐसा कर क्यों रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी अपने पढ़ा कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम वी माइनस यू ओवर टी। अब यहाँ पे ढंग से देखो, यहाँ पे जब हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, है ना, यहाँ पे सही से देखना, टाइम को जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। और अगर ये कम हो जाएगा तो अभी हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि जो मेरा जो इफ़ेक्ट इधर होगा वही इफ़ेक्ट इधर होगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा,
कम, तो क्रिकेटर को ना चोट कम लगती है। तो यानी कि क्रिकेटर को पे जो फोर्स जो हैंड्स पे लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया है। ऑलराइट, एकदम से क्योंकि टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है तो धीरे 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 जब बॉल पीछे की तरफ, हाथ पीछे की तरफ जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा। तेज़ कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जांपल मैं एकदम से हाथ आगे कर देता बॉल के, तो एकदम से उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाता, क्योंकि मैं कैच पकड़ लेता तो सारा फोर्स मेरे हाथ पे लगता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिले कर रहा हूँ, मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ, टाइम को बढ़ा रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू घटाने की वजह से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ना यहाँ पे सेम है, जैसे मैंने क्लास में बताया था कि स्टोरी लाइन सेम रहती है, कैरेक्टर डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। जैसे अब अगर हमारी अगली स्टोरी, ये स्टोरी किसकी थी? क्रिकेट बॉल की, ठीक है, क्रिकेटर की थी ये, राइट। अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी किसकी है? हाई जंपर की। अब ये इस स्टोरी में कैरेक्टर्स बदलेंगे, स्टोरी हमारी सेम रहेगी, राइट। तो जैसे ना अभी क्या है कि कोई भी हाई जंपर है, जैसे कोई भी हाई जंप मारता है तो वो भागता भागता आया, तो वो क्या करेगा, जैसे सपोज ये ना कॉन्क्रीट का है, कॉन्क्रीट मतलब जैसे सीमेंट वगैरह, टाइल वगैरह कुछ भी है, ये हार्ड सरफेस है, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो पर्सन है या ये जो एथलीट है, ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा। अब जब ये यहाँ जंप करेगा तो ये टाइल पे या फर्श पे जब गिरेगा तो यहाँ पे एकदम से इसका जो मोमेंटम है, रेट ऑफ, वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका जो मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो गया। अब बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो चोट लगेगी। फिर से वही कैरेक्टर सेम है, स्टोरी लाइन सॉरी कैरेक्टर्स डिफरेंट है, स्टोरी लाइन सेम है। अब जैसे वहाँ पे ये टाइम को डिले करना चाह रहे थे, ये भी डिले करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सरफेस जो है थोड़ा सा अगर नीचे आ जाएगा तो थोड़ा उसको टाइम मिल जाएगा, मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ हार्ड सरफेस, what we'll take, we will take a soft surface, right? For example some sand, right, some cushion, right, या तो sand ले लेता हूँ, cushion ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, object will be moving like this and it will be like somehow, ये जो यहाँ पे है it will be like कुछ इस तरह से हल्का सा ये ऐसे हो जाएगा। एंड अब एथलीट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, वापस टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा, मोमेंटम घटेगा तो फोर्स घटेगा। स्टोरी लाइन सेम है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है। ये ऑलरेडी मैं क्लास में एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में बता चुका था। तो यही इसके एग्जांपल्स हैं, राइट, यही इसके एप्लीकेशंस हैं। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है, ही और शी कैन आस्क एनी टाइम। एंड द नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन अ कार। अगेन स्टोरी लाइन सेम है, कैरेक्टर डिफरेंट है, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार में है, राइट, अगर कोई कार है मेरे पास और कार जो है वो इट इज़ मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी एंड सपोज समहाउ अनफॉर्चुनेटली इट मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट, वो किसी तरह से कुछ एक्सीडेंट पे वो मेट कर जाता है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो व्हाट हैपन्स, द ड्राइवर एंड द फट जो बराबर में उसके बैठा हुआ होता है वो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हैं। तो जब सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है तो क्या होगा, वो एकदम से आगे की तरफ हो जाएंगे, तो जो मोमेंटम होगा अब वो टकरा जाएंगे, मोमेंटम होगा ज़ीरो, वो ज़्यादा लगेगा। सेम स्टोरी, सीट बेल्ट लगाई तो क्या होगा, थोड़ा सा उसको टाइम धीरे 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 वो आगे बढ़ेंगे, टाइम इंक्रीज़ होगा, पूरा मोमेंटम कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। स्टोरी लाइन सेम है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा होता है तभी भी हमें ऐसा ही करना है। इसके बाद ये हमारे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ है। मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि हमें कुछ आइडिया लगे कि न्यूमेरिकल इसे करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोले कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन गोज़ लाइक दिस कि सॉरी द क्वेश्चन गोज़ लाइक दिस कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass what 6 kg। ओके, देखो अब इसमें क्या है कि अपने पास हमें क्वेश्चन को याद नहीं करना, हमें ये नहीं हमें ऐसे नहीं समझना कि मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फॉर्मूला रख। तो इसने बोला है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं किसी बॉडी में कि उसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाए, उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका मास कितना गिवन है 6 kg। तो फोर्स कितना लगेगा, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, 6 इंटू 4 कितना लगेगा 24 न्यूटन, बस दैट्स इट। ऐसे इसको सॉल्व करना है। हो सकता है वो तुमसे क्या पूछ ले, एक्सेलरेशन पूछ ले। तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोला कि ऐसी क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला होता कि मुझे ना एक्सेलरेशन निकाल के बताओ कितना आएगा, जबकि मास उसका 6 kg है और फोर्स जो है उसका 24 न्यूटन है, तो फिर से सेम एग्जांपल करता, F = m में।
एम कितना गिवन है 6, फोर्स कितना गिवन है 24 इंटू ए, तो ए कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट इंपॉर्टेंट है। ए इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। कई बार क्या होता है कि हमें ना मास गिवन होता है, एक्सेलरेशन निकालना होता है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू impart a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds, right? Starting from rest, the मास कितना गिवन है 1500 kg, कार है तो 1500 kg मास गिवन है। देखो अब इसने क्वेश्चन क्या बोला है, इसने बोला है कि मुझे फोर्स बताना है और मुझे उसने ना मास दे रखा है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन तो नहीं है। जो जो गिवन है पहले लिख लो। फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है, मास मेरा 1500 kg है। अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, u 0 है क्योंकि रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है। 10 सेकंड के अंदर उसने क्या किया, फाइनल जो वेलोसिटी अचीव कर ली वो कितनी कर ली 30 मीटर पर सेकंड, राइट। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन है, राइट। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या है m इंटू ए। एक्सेलरेशन नहीं है मेरे पास। अब एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी। ए इक्वल्स v कितना है 30, u कितना है 0, टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, मेरे को फॉर्मूले में रखना है मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना आएगा मास 1500 kg और एक्सेलरेशन कितना आया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4500 न्यूटन। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसे बता दूंगा। जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ उसको पूछ लें, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी नहीं पूछोगे तो पेपर में एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू।